1945 में एक देश जहां बैक टू बैक 2 परमाणु अटैक हुआ और उस देश को अपना आर्मी रखना भी मना हो गया था। उस देश के पास ना ऑयल था, ना गैस, रिसोर्सेज भी जीरो। दुनिया बोला ये देश खत्म है, ये अब स्टैंड नहीं कर पाएगा। पर इस देश ने डिसाइड किया हम दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बनेंगे और पूरी दुनिया पे वार करेंगे। लेकिन ये वार हथियारों से नहीं, बिजनेस और एक्सपोर्ट से लड़ा जाएगा और हम बनेंगे दुनिया के टॉप इकोनॉमिक सुपर पावर कंट्री। अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के बल पे 1980 आते आते वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। और दोस्तों ये देश था जापान और यूनाइटेड स्टेट में हेडलाइन छपने लगा ये लोग कहीं नंबर 1 ना बन जाएं। अब असली सवाल ये है ना क्रूड ऑयल, ना गोल्ड माइन, रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट जीरो। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के दम पे जापान इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बना। चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं जापान के इकोनॉमिक मिरेकल के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 1945 में जापान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, पर मारा था अमेरिका ने तो सवारा भी अमेरिका ने ही। यूएस ने जापान से पूरी तरह मिलिट्री पावर छीन लिया था। यूएस के सुप्रीम कमांडर डगलस मैकआर्थर ने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 डलवाया। आर्टिकल 9 में कंडीशन ये था जापान अपना सेना नहीं रख सकता है, जापान किसी भी देश पर हमला नहीं कर सकता है, जापान का पूरा रक्षा अमेरिका करेगा, अगर न्यूक्लियर अटैक का भी जरूरत होगा जापान को अमेरिका देगा, जापान सिर्फ डिफेंसिव आर्मी रख सकता है। इस आर्टिकल से जापान को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला था। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों अमेरिका जापान की सुरक्षा पे इतना बड़ा खर्चा करने के लिए रेडी था, लेकिन दोस्तों अमेरिका यहाँ जापान पर कोई दया नहीं कर रहा था। इसमें भी कुछ उसका अपना मतलब था। चाइना पूरी तरह कम्युनिस्ट कंट्री हो चुका था, रसिया आधा कोरिया पे कब्जा कर चुका था, यूएसएसआर का पावर एशिया में बढ़ते जा रहा था। जिस देश में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ना मतलब दोस्तों उस देश का मार्केट अमेरिका के हाथ से पूरी तरह निकल जाना। तो अमेरिका चाहता था एशिया के ज्यादा से ज्यादा कंट्री पे मेरा इन्फ्लुएंस हो, तो उसे एक देश का जरूरत था जहां पे वो चाइना और रसिया जैसे कंट्री पे नजर रख सके और उसका बढ़ता हुआ पावर को रोक सके। तो उसमें सबसे ज्यादा सुटेबल जगह जापान नजर आया। जब जापान को अमेरिका अपना अंडर लिया तो वहां पे अमेरिका ने बहुत से मिलिट्री बेस और आर्मी कैंप बनाया और 50,000 से ज्यादा यूएस सोल्जर को जापान में डिप्यूट किया। और यूएस को यह भी लगता था कि अगर जापान को आर्मी रखने का खुला छूट दे दिया जाएगा तो ये एशिया का जर्मनी बनने का कोशिश करेगा। और जापान की आर्मी एक समय दुनिया का खतरनाक आर्मी में से एक था। चाइना में कहर मचा चुका था और रसिया जैसे बड़े सुपर पावर को भी हरा चुका था। अगर जापानीज आर्मी के कारनामे देखना है तो मेरे इस वीडियो में देखें। इसमें मैंने जापानी आर्मी के बारे में पूरा डिटेल से बताया। यूएस आर्मी का प्रोटेक्शन से जापान को बहुत बड़ा फायदा मिला। दुनिया के ज्यादातर कंट्री अपना डिफेंस बजट पे 5 से 6% तक खर्च करता है, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। जापान का डिफेंस बजट महज 1% से भी कम था। तो जापान के पास बाकी पैसे बच रहे थे, वो पैसे को जापान ने इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूट जैसे एरिया में खर्च किया। जापान ने आर्मी की जगह इंजीनियर, डॉक्टर का फौज खड़ा किया। 1945 में दुनिया को लगा जापान का कमबैक बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जापान गरीब है मगर अनपढ़ नहीं। 1945 में जापान का लिटरेसी रेट 80 to 85% था और यही ताकत ने जापान को आगे चलकर इकोनॉमी का गेम चेंज किया। 1947 में जापान का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें राइट टू एजुकेशन और लैंड रिफॉर्म एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम था। राइट टू एजुकेशन जो था लड़का लड़की सभी के लिए अनिवार्य किया गया था। जो पेरेंट्स बच्चे को स्कूल नहीं भेजते उसे जेल में डाल दिया जाता। इसका परिणाम ये हुआ 1950 तक जापान का लिटरेसी रेट 95% पहुंच गया। 1955 आते आते ये आंकड़ा 99% अचीव किया। जापान में 70% से ज्यादा जमीन बड़े बड़े जमींदारों के पास था। सरकार ने उस जमींदारों से वो जमीन लिया और छोटे छोटे किसानों को लीज पर दे दिया और उनको बोला गया आप अपने अनुसार इसमें खेती करें, बस सरकार को थोड़ा सा पार्ट टैक्स के रूप में दे दें। इसका परिणाम ये हुआ जापान के एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। जापान के किसानों के पास पैसे आए और वो आर्थिक मजबूत हुए, जिसके कारण लोकल मार्केट में डिमांड बढ़ा और डोमेस्टिक मार्केट भी मजबूत हुआ। 1950 में नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया में युद्ध छिड़ जाता है और ये वार जापान के लिए हिडन जैकपॉट होता है। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हावी होते जा रहा था। तो ये अमेरिका से देखा नहीं गया। अमेरिका को लगा यूएसएसआर कोरिया पे पूरी तरह कब्जा जमा लेगा। अपने आर्मी को कोरिया में उतार दिया। वार के लिए यूएस आर्मी को चाहिए था हथियार, यूनिफॉर्म, गाड़ियां, व्हीकल्स, फूड और भी जरूरत की चीज सप्लाई चाहिए था। अगर यूएस ये अमेरिका से भेजता तो उसे बहुत ही महंगा पड़ता और टाइम टेकन होता। तो ये सारे ऑर्डर यूएस ने जापान को दे दिया, जिसके कारण जापान में बहुत से फैक्ट्रियां खुलने लगे और जो बंद पड़े फैक्ट्रियां थे वो भी स्टार्ट होने लगा। इसका परिणाम ये हुआ जापान में बहुत से लोगों को रोजगार मिला और फॉरेन एक्सचेंज का भी बहुत फ्लो हुआ। फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो बढ़ने से भी जापान की इकोनॉमी को बहुत
फायदा हुआ। कोरियन वार मतलब जापान के लिए जैकपॉट। 1950 में जापान ने एक संस्था बनाया, मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मीटी का काम था ये डिसाइड करना कौन सा सेक्टर के ग्रोथ पर फोकस करना है, कौन सा कंपनी को लोन दिया जाना चाहिए और कौन सा कंपनी को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए और एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होना चाहिए। मीटी ने सबसे ज्यादा फोकस जापान के स्टील, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, शिप बिल्डिंग जैसे एरिया में किया और यह रणनीति मीटी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। जापान इकोनॉमी के ग्रोथ में मीटी का एक बड़ा ही अहम योगदान माना जाता है। जापान पर यूएस का कंट्रोल था और जापान का मार्केट भी यूएस के लिए पूरा खुला हुआ था। जापान में जितना भी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा था उसमें जितने भी मशीन, रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज चाहिए था, यूएस जापान को बेचता था। इसमें यूएस को खूब फायदा होता था और यूएस भी जापान को रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत ही मदद करता था। यहाँ पे जापानियों ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर अमेरिका भी दंग रह गया। जापान के साइंटिस्ट इंजीनियर यूएस और अमेरिका के टेक कंपनियों में ट्रेनिंग किया। जब वो वापस अपने देश आए तो उसने उस प्रोडक्ट का कोई कॉपी नहीं किया, ना ही रिवर्स इंजीनियरिंग किया। उस प्रोडक्ट को और बेहतर, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया। जापान के साइंटिस्ट यूएस में फोर्ड कंपनी में असेंबलिंग लाइन का कॉन्सेप्ट सीखा, जनरल मोटर से मास प्रोडक्शन मेथड सीखा, लेकिन जापान ने इसमें ट्विस्ट डाल दिया। जापान के साइंटिस्ट ये गौर किया यूएस में जितने भी कार हैं उनका प्राइस ज्यादा है और फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा है। तो जापान ने कार डिजाइन किया। वो कार कॉस्ट इफेक्टिव, लो मेंटेनेंस और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था और इस कार को जब जापान ने यूएस के मार्केट में उतारा तो यह कार यूएस में बहुत ही पॉपुलर हो गया और यूएस कंपनियां के जो कार थे उसे ये कड़ी टक्कर देने लगा। यूएस मार्केट में जब ऑटो बूम हुआ तो जापान के कंपनी टोयोटा, निसान, होंडा ने जैसे कंपनी बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। 2008 में टोयोटा ने 9.6 मिलियन कार यूनिट बेचा और जनरल मोटर को पीछे छोड़ विश्व का नंबर 1 कार कंपनी बन गया। यूएस अखबार में हेडलाइन बना, लगता है जापान अमेरिका को भी पीछे कर देगा। 0% मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट अमेरिका ने दिया पर इसे सीरियस जापानियों ने लिया। 50 to 70 के दौर में 4-5% का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कॉमन माना जाता था। जापानियों ने इसे मेहनत और काम के प्रति समर्पित जापानी वर्कर ने इसे जापान के इंडस्ट्री का 0% मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बना दिया। दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के ध्यान जापान ने आकर्षित किया। जापानी सरकार ने सोचा डोमेस्टिक मार्केट मजबूत करने से नहीं चलेगा, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो हमें पूरा दुनिया के मार्केट को एक्सेस करना होगा। तो जापान को एक्सपोर्ट ड्राइवन इकोनॉमी पे जोर देना होगा। जापान ने बोला हम मिलिट्री सुपर पावर तो नहीं बन सकते हैं लेकिन इकोनॉमी सुपर पावर जरूर बन सकते हैं। एक्सपोर्ट पे फोकस किए बिना ये संभव नहीं होगा। जापान ने पहले मार्केट को ऑब्जर्व किया कि फ्यूचर में किस चीज का ज्यादा डिमांड होने वाली। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक, स्टील, शिप बिल्डिंग जैसे एरिया में सबसे ज्यादा फोकस किया। जापान के ऑटोमोबाइल साइंटिस्ट ने एक चीज पर ऑब्जर्व किया कि अभी के समय के जो गाड़ियां हैं बहुत ही कम माइलेज देता है और आने वाले फ्यूचर में क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल के दाम तेजी से बढ़ेंगे और हुआ भी यही। 1972 के बाद तेल के दाम में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुआ। तो जापान ने जो गाड़ी बनाया वो फ्यूल एफिशिएंट, लो मेंटेनेंस, चीपर प्राइस में बना के तैयार किया, जिसके कारण जापान के गाड़ियों का डिमांड पूरा दुनिया भर में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। होंडा, सुजुकी, टोयोटा, निसान जैसे कंपनी दुनिया भर में क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस के कारण छा गया। 1960 में जापान सस्ता और साधारण क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता था जो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता था। तो यहाँ पे जापान ने सोचा अगर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना है तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वालिटी बेस्ट देते हैं तो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को दोबारा खरीदेंगे। तो जापान ने मजबूत और बेस्ट क्वालिटी का सामान बनाना शुरू किया ताकि जापानी प्रोडक्ट लोगों का भरोसा बने। टीवी, रेडियो, वॉकमैन, कैमरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बेटर क्वालिटी का बनाया। 1960 से 80 के बीच यूएस जापान का सबसे बड़ा बायर बना। यूएस ने जापान को अपने देश में बिजनेस करने की पूरी छूट दिया हुआ था और उसे ड्यूटी पे भी बहुत छूट दिया जाता। जापान के तोशिबा, पैनासोनिक जैसे कंपनियों ने अमेरिकियों का भरोसा जीता। अमेरिका सहित दुनिया के बहुत से देश में जापान ने एक्सपोर्ट भी किया। 1960 के दौर में दुनिया में 80% से ज्यादा व्यापार पानी वाले जहाज से होता था। जापान को इसमें बहुत ही बड़ा पोटेंशियल नजर आया। शिप बिल्डिंग का इंडस्ट्री दुनिया भर में इसका डिमांड भी बहुत ही ज्यादा होता था। तो इस देश ने ऑयल टैंकर, कार्गो शिप, इंडस्ट्रियल वेसल बनाने लगा और चीप प्राइस, बेस्ट क्वालिटी के दम पर 1970 में जापान शिप बिल्डिंग में दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना। बाद में चाइना और साउथ कोरिया इससे आगे निकल गया। एक्सपोर्ट मजबूत होने से जापान में बहुत फॉरेन एक्सचेंज आए और जापान का इकोनॉमी यहाँ स्ट्रॉन्ग बना। 1960 में जापान के प्रोडक्ट को जहाँ सस्ता और अच्छा नहीं माना जाता था, वही 1980 में बेस्ट क्वालिटी और लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के कारण मेड इन जापान का सिंबल पूरा दुनिया में भरोसे का प्रतीक बना। जापान के पास बहुत से पॉजिटिव पॉइंट था जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर को भी जापान बहुत अट्रैक्ट किया। जापान में स्टेबल गवर्नमेंट था, स्किल्ड मैन फोर्स था, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके कारण
दुनिया के बहुत से बड़े बड़े कंट्री जापान में इंडस्ट्री लगाया और दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बना। बाद में चाइना जापान को ओवरटेक कर लिया था। 1964 में जापान ने फिर पूरा दुनिया को शॉक कर दिया था जब शानदार तरीके से ओलंपिक की मेजबानी की और एशिया का पहला ओलंपिक होस्ट करने वाला कंट्री बना। 1964 में ही जापान ने दुनिया के सामने पहली बार बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट लाया और सक्सेसफुली 210 के रफ्तार से ट्रेन को चलाया। ये बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी उस समय दुनिया के बड़े सुपर पावर रसिया, अमेरिका तक के पास नहीं था और इसमें सबसे खास बात यह था कि ये टेक्नोलॉजी प्योर मेड इन जापान था। जापान ने इसे बनाने के लिए दुनिया का किसी भी देश से मदद नहीं लिया था। ये ट्रेन पूरा जापान के साइंटिस्ट और इंजीनियर ने अपने मेहनत के बल पे बनाया था। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो फंड का जरूरत पड़ा था उसमें अमेरिका ने इसे मदद किया था। 1960-70 में जापान की फैक्ट्री फुल स्पीड से चल रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, कार और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दुनिया भर में जा रहा था। पर एक दिक्कत आया, जापान में यंग मैन पावर का कमी होने लगा। ज्यादातर कंपनियों में लेबर शॉर्टेज बढ़ने लगा। यूरोप और अमेरिका को अगर लेबर का जरूरत पड़ता तो वो दूसरे देश से लेबर को इमिग्रेंट करते हैं, लेकिन जापान ने बोला नहीं, हम दूसरे देश से लेबर नहीं लाएंगे। आखिर जापान दूसरे देश से मैन पावर क्यों नहीं लाना चाहता था? दोस्तों, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका जवाब जापान के इकोनॉमी में नहीं, हिस्ट्री में छुपी हुई है। जापान एक टाइम पूरी दुनिया से 200 साल तक कट ऑफ रहा था। इस पीरियड को जापान में कहते हैं साकोकू। 1639 से 1853 तक जापान पूरी दुनिया से आइसोलेट रहा था। बाहरी लोग जापान में नहीं आएंगे और कोई जापानी बाहर नहीं जाएगा। इस 200 साल की आइसोलेशन ने जापान को एक अजीब तरह का देश बना दिया। एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज और एक ही डिसिप्लिन। इसीलिए आज भी जापान को बाहर से लोगों को लार्ज स्केल में लाना नेचुरली अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसी कारण जापान ने डिसीजन लिया, हम लेबर को इमिग्रेंट नहीं करेंगे, हम मशीन से ही लेबर बनाएंगे। 1968-69 में के आसपास जापान ने अपना पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया और ये इंडस्ट्रियल रोबोट का नाम था कावासाकी यूनिमेट 2000। ये रोबोट जापान की मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन का एक मेजर ट्विस्ट था। वेल्डिंग, पेंटिंग, हेवी काम रोबोट करने लगे। इस तरह जापान ने इमिग्रेशन की जगह ऑटोमेशन चूज किया। यानी भाई जापान ने लेबर क्राइसिस को कल्चर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया। अब आते हैं दोस्तों 1980 में एक रिपोर्ट पब्लिश होता है और वो रिपोर्ट सुनकर पूरी दुनिया दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेती है। जर्मनी को पछाड़कर 1.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है। अमेरिका के मीडिया में हेडलाइन छपता है, अगर जापान का ग्रोथ इसी तरह रहा कहीं अमेरिका को भी पीछे ना छोड़ दे। और जापान दोस्तों दुनिया का दूसरा कंट्री बनता है जिसका जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर के पार जाता है। दोस्तों 1945 में जहां एक देश में खाने के लाले पड़े थे, वही मात्र 35 वर्षों में वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी पावर बन के खड़ा हो जाता है। भाई अगर ध्यान से सोचे तो जापान के स्टोरी में कोई मैजिक नहीं था, ना कोई शॉर्टकट, बस कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन थे। जैसे राइट टू एजुकेशन। 1950 में ही 90% पॉपुलेशन को एडुकेट करना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये अचीवमेंट इंडिया दोस्तों आज तक नहीं कर पाया है। इंडिया में गवर्नमेंट एजुकेशन का हाल तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे। जापान के डेडिकेशन, डिसिप्लिन ने दुनिया को दिखाया कि सिर्फ आर्मी से ही देश स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, देश स्ट्रॉन्ग सिस्टम से बनता है। और इसी सिस्टम को फॉलो करके जापान दुनिया का एक दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी सुपर पावर बना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें